यदि कोई साथी सुन रहा हो तो कृपया, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यदि कोई साथी सुन रहा हो तो अपनी सहमति दें। मुझे लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं। दरअसल कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण, तकनीकी समस्या के कारण जुड़ नहीं पा रहा था। और अभी तो जुड़ा हुआ हूँ। और मुकेश बिश्नोई जी, धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं हमें? थैंक यू, थैंक यू। सर्वप्रथम दोस्तों, माफी चाहता हूँ आप सभी को। सलाम। ये तकनीकी दिक्कत के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था। अपना परिचय बता दूं मैं। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं बलिया जिले के थाना फेफना के नारायणपुर क्षेत्र का रहने वाला हूं मैं। सतीश जी ने मुझे अपनी कविताओं का पाठ करने के लिए बुलाया है। इससे पहले कि कुछ कहूं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज अवतार सिंह पाल जी के जन्मदिन पर मुझे अपनी कविताएं कहने का मौका मिला है। तो स्वाभाविक है कि मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को काफी मुझसे उम्मीदें होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि उस पे खरा उतरूं। मेरी कविताएं शुरुआती दौर में इश्क से संबंधित थी। इश्क से संबंधित कविताएं लिखता था, जो बाद में जो है इनकलाब की तरफ मुझे ले गई। पहले लिखता था, अब और मौजूदा वक्त में कविताएं मुझसे लिख जाती हैं। जब मैं इश्क की कविताएं लिखता था तो मैं सोचता था कि मैं भी इनकलाब की कविताएं लिखूं, जिसमें जन का आक्रोश हो, प्रतिरोध हो, लेकिन सफल नहीं हो पाता था। पिछले 2 सालों ने मुझे प्रतिरोध से भरी हुई कविताएं लिखने के लिए मजबूर किया। बहरहाल, मैं इश्क से संबंधित एक कविता सुनाता हूं मैं आपको। उसके बाद जो भी कविताएं जाएगी इनकलाब की तरफ जाएगी, क्योंकि मेरा इश्क अपने आप में कहीं ना कहीं इनकलाब है, जो मुझे प्रेरित किया इनकलाब की तरफ जाने के लिए। एक लंबी कहानी है, वो कहानी फिर कभी। फिलहाल मेरी कविता सुने आप। बड़े अदब से अपने दिल में हमें बसाता है कोई। बड़े अदब से अपने दिल में हमें बसाता है कोई, और हमें अपने दिल का खुदा बनाता है कोई। बड़े अदब से अपने दिल में हमें बसाता है कोई, और हमें अपने दिल का खुदा बनाता है कोई। यूं तो मिलने को वो हंस कर मुझसे मिलता है। गौर फरमाइएगा। यूं तो मिलने को वो हंस कर मुझसे मिलता है, फिर उसकी तबीयत देखिए हमें ठुकराता है कोई। फिर उसकी तबीयत देखिए हमें ठुकराता है कोई। अब तो मेरे हालात पर अपने अश्क भी हंसते हैं। अब तो मेरे हालात पर अपने अश्क भी हंसते हैं। क्यों आंसुओं के समंदर में हमें डुबाता है कोई। और आखिरी पंक्तियां हैं। दिल के अंधेरे कोने में थोड़ी रोशनी की तमन्ना थी। दिल के अंधेरे कोने में थोड़ी रोशनी की तमन्ना थी। जाने क्या सोचकर दिल में आग लगाता है कोई। जाने क्या सोचकर दिल में
आग लगाता है कोई। अब मैं मूलतः अनिल कुमार अलीन के नाम से ही कविताएं लिखता हूँ दोस्तों। क्योंकि मैंने कहा कि मेरे इश्क ने मुझे मजबूर किया, या यूं कहिए कि मुझे प्रेरित किया इनकलाब की तरफ जाने के लिए। तो अपना लिखा हुआ शेर और जो मुझे काफी हद तक जो है बयां करता है वो सुनाता हूँ। उसके बाद आपको कुछ प्रतिरोध, इनकलाब और आक्रोश से भरी हुई कविताएं आपको सुनाऊंगा। कहाँ समझ थी मुझे इनकलाब की। शुक्रिया लालचंद जी। कहाँ समझ थी मुझे इनकलाब की, मेरे इश्क ने मुझे इनकलाबी बनाया। कहाँ समझ थी मुझे इनकलाब की, मेरे इश्क ने मुझे इनकलाबी बनाया। अब मौजूदा मौजूदा हालात पर कुछ लिखी हुई कविताएं हैं मेरी, आपके सामने पेश करता हूं। यह एक डर है, एक पिता का, एक परिवार के मुखिया का, कि जब सिस्टम के खिलाफ जाएगा तो उसके साथ जो कुछ भी होगा वो कितना भयावह होगा। लेकिन वो भयावह जो भी घटनाएं होंगी, क्या क्रांति से, इंकलाब से बढ़कर होगी? मैं समझता हूं कि नहीं। उसी चीज को दर्शाया हूं मैं कि कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इंकलाबी होना। तो सुने आप, मुझे डर लगता है। शुक्रिया प्रशांत जी। मुझे डर लगता है जेल के सलाखों के पीछे फैले हुए अंधेरों से। मुझे डर लगता है जेल के सलाखों के पीछे फैले हुए अंधेरों से, जिसमें कैद लाचार वो बेबस सांसों का दम घुटता रहता है। मुझे डर लगता है जेल के पीछे फैले हुए अंधेरों से, जिसमें कैद लाचार वो बेबस सांसों का दम घुटता रहता है। मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है बेड़ियों से बंधे जिस्म पर पड़ती बेरहम यातनाओं से, जो मानवीय मूल्यों को रौंदता रहता है। मुझे डर लगता है बेड़ियों से बंधे जिस्म पर पड़ती बेरहम यातनाओं से, जो मानवीय मूल्यों को रौंदता रहता है। शुक्रिया अंकल जी। मुझे डर लगता है बेड़ियों से बंधे जिस्म पर पड़ती बेरहम यातनाओं से, जो मानवीय मूल्यों को रौंदता रहता है। आगे मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। किंतु बंदूक के नोक पर, किंतु बंदूक की नोक पर लोकतंत्र को कैद करने से, किंतु बंदूक की नोक पर लोकतंत्र को कैद करने से भयावह कुछ नहीं हो सकता। किंतु बंदूकों के नोक पर लोकतंत्र को कैद करने से भयावह कुछ नहीं हो सकता। भूखे बर्बर भेड़ियों का छात्रों पर टूट जाने से दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। किंतु बंदूकें के नोक पर लोकतंत्र को कैद करने से भयावह कुछ नहीं हो सकता। भूखे बर्बर भेड़ियों का छात्रों पर टूट जाने से दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है अपने प्यार को खोने से, जिसे पाने के लिए मैं दुनिया से लड़ा था, इंटर कास्ट मैरिज किया उसे पाने के लिए। क्योंकि मैं कहा कि मेरा इश्क अपने आप में एक इनकलाब है। तो उसे पाने के लिए एक लंबा जदोजहद किया और उसको पाया। तो उस पर समर्पित है, मेरे इश्क को समर्पित है ये लाइन, मेरे प्यार को समर्पित है। मुझे डर लगता है अपने प्यार को खोने से, जिसे पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ा। मुझे डर लगता है, मुझे डर डर लगता है अपनी प्यारी बिटिया के हंसी के गुम होने से। शुक्रिया। मुझे डर लगता है अपनी प्यारी बिटिया के हंसी के गुम होने से, जिसको कायम रखने के लिए मुझको खुद को गुम करना पड़ा। शुक्रिया साथी अजीत, साथी धीरज, बड़े भाई। चूंकि आप मेरे बड़े भाई भी हैं,
माफी चाहूंगा। बड़े भैया धीरज भैया, साथी राहुल, बहुत धन्यवाद। मुझे डर लगता है अपनी प्यारी बिटिया के हंसी के गुम होने से, जिसको कायम रखने के लिए मुझे खुद को गुम करना पड़ा, किंतु जिनसे सब कुछ छीन जाता है। ध्यान चाहूंगा आप सभी का। ये तो मेरी बात हो गई, अब लोकहित की बात हो रही है, उस पर चाहूंगा आपका ध्यान। किंतु जिनसे सब कुछ छीन जाता है, उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। मासूम बच्चियों के बलात्कार मासूम बच्चियों के बलात्कार वो निर्मम हत्याओं से अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता। किंतु जिनसे सब कुछ छिन जाता है, उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। मासूम बच्चियों के बलात्कार वो निर्मम हत्याओं से अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता। मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है जेल में परोसे हुए दोयम दर्जे के खाने से। मुझे डर लगता है जेल में परोसे हुए दोयम दर्जे के खाने से। मुझे डर लगता है चुभते बिस्तरों पर नोचते खटमलों मच्छरों से। किंतु कूड़े में पड़े, साथियों ध्यान चाहूंगा इस लाइन पे, किंतु कूड़े में पड़े सड़े गले जूठन पर टूटते गुदरी के लालों से सोचनीय कुछ नहीं हो सकता। किंतु कूड़े में पड़े सड़े गले जूठन पर टूटते गुदरी के लालों से सोचनीय कुछ नहीं हो सकता। बरसते लाठियों से लौलुहान बदन की वेदना से दयनीय कुछ नहीं हो सकता। किंतु कूड़े में पड़े सड़े गले जूठन पर टूटते गुदरी के लालों से सोचनीय कुछ नहीं हो सकता। बरसते लाठियों से लौलुहान बदन की वेदना से दयनीय कुछ नहीं हो सकता। मुझे डर लगता है। किंतु जिनसे सब कुछ छिन जाता है, उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। मासूम बच्चियों के बलात्कार वो निर्मम हत्याओं से अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता। आ, साथियों, कुछ कभी कभी जो है अपनी कविताओं में उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल करता हूं मैं। उर्दू भाषा नहीं जानता, लेकिन उर्दू शब्द जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो एक 4 लाइन की कविता है, सुने आप। जो चाहे आप कहें, नज्म कहें, शेर कहें। इताब, इनाद, फितना, ये सब मरने के तरीके हैं। इताब क्रोध को कहते हैं दोस्तों, इनाद दुश्मनी, और फितना दंगा। शुक्रिया। इताब, इनाद, फितना, ये सब मरने के तरीके हैं। मुझे बता तेरे बच जाने का इंतजाम क्या क्या है। फिर ध्यान चाहूंगा साथियों। इताब, इनाद, फितना, ये सब मरने के तरीके हैं। मुझे बता तेरे बच जाने का इंतजाम क्या क्या है। मेरे पास अत्व, अत्व मतलब दोस्तों दया होता है। मेरे पास अत्व, इल्तिफात और एतबार है खुद पे। इल्तिफात मतलब दोस्ती, आप जैसे दोस्तों का साथ, जैसा दया, और एतबार तो आप अच्छी तरह समझते हैं। इताब, इनाद, फितना, ये सब मरने के तरीके हैं। मुझे बता तेरे बच जाने का इंतजाम क्या क्या है। मेरे पास अत्व, इल्तिफात और एतबार है खुद पे। तू बता तेरे पास अपना कहने को क्या क्या है। तू बता तेरे पास अपना कहने को क्या क्या है। अगली कविता साथियों मेहनत कशों को समर्पित है, जो दिन रात अपने मेहनत से फौलादी कार्यों को अंजाम देते हैं। उनके लिए समर्पित गीत है। उनके साहस को, उनकी सहनशीलता को धरा का सीना चीरे, और इसमें उनका प्रतिकार भी जरूर दिखेगा, आक्रोश भी जरूर दिखेगा। तो गौर फरमाएं आप सभी। धरा का सीना चीरे, पर्वतों के गुरूर तोड़ दिए। धरा का सीना चीरे, पर्वतों का गुरूर तोड़ दिए।
चहु और जलमय को आतुर सैलाब हैं हम। शुक्रिया साथी राहुल। धरा का सीना चीरे पर्वतों के गुरूर तोड़ दिए, चहु और जलमय को आतुर सैलाब हैं हम। रोटियां ना सही तो कंकड़ पत्थर ही सही। शुक्रिया मम्मी। रोटियां ना सही तो कंकड़ पत्थर ही सही, दहकते लावों को पी जाए वो आग हैं हम। साथी राहुल फिर से ध्यान दीजिए। धरा का सीना चीरे पर्वतों के गुरूर तोड़ दिए, चहु और जल में को आतुर सैलाब हैं हम। रोटियां ना सही तो कंकड़ पत्थर ही सही, दहकते लावों को पी जाएं वो आग हैं हम ही लूटे गए हम ही खड़े हुए कटघरे में। शुक्रिया प्रशांत जी। हम ही लूटे गए, ध्यान चाहूंगा। शुक्रिया अंकल। हम ही लूटे गए हम ही खड़े हुए कटघरे में, तुम्हारे वाहियात सवालों के जवाब हैं हम। तुम्हारे वाहियात सवालों के। साथी सतीश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे साथियों से मुझे जोश मिलता है, जुनून मिलता है, प्रेरणा मिलता है। फिर सुनिए। रोटियां न सही तो कंकड़ पत्थर ही सही, दहकते लावों को पी जाएं वो आग है हम ही लूटे गए हम ही खड़े हुए कटघरे में, तुम्हारे वाहियात सवालों के जवाब हैं हम। जल जंगल जमीन जर्रा जर्रा हमारा है। आपको भी इंकलाबी सलाम साथी। जल जंगल जमीन। शुक्रिया साथी धीरज, बड़े भाई धीरज प्रशांत जी। जल जंगल जमीन जर्रा जर्रा हमारा है, जमीन से आसमां तक बेहिसाब है हम। शुक्रिया शुक्रिया सतीश भाई। जल जंगल जमीन जर्रा जर्रा हमारा है, जमीन से आसमान तक बेहिसाब है हम। बेशक साजिशें कर छीन लो मुकद्दर हमारा। जो हम मेहनत कशों को लूटते हैं, हमें शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं और मजबूर करते हैं दयनीय स्थिति जीने के लिए, ये लाइन उनके लिए समर्पित है। बेशक साजिशें कर छीन लो मुकद्दर हमारा, सिर्फ रगों में दौड़ते लहू के मोहताज हैं हम। फिर सुनिए। बेशक साजिशें कर छीन लो मुकद्दर हमारा, सिर्फ रगों में दौड़ते लहू के मोहताज हैं हम। शुक्रिया साथी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा हौसला बनाए बनाए हुए हैं। जल जंगल जमीन जर्रा जर्रा हमारा है, जमीन से आसमां तक बेहिसाब है हम। बेशक साजिशें कर छीन लो मुकद्दर हमारा, सिर्फ रगों में दौड़ते लहू के मोहताज हैं हम। और आख जो आखिरी पंक्तियां हैं बहुत कुछ कहती हैं। गौर फरमाइएगा आप। सीतम कर सितम कर न कर हमसे औकात की बात। यह फिर एक बार ये लाइन समर्पित है उन लोगों के लिए जो हम मेहनत कशों को मजबूर करते हैं। आप सिस्टम कहिए, सत्ता कहिए, और जब भी सत्ता की बात आएगी तो सिर्फ राजनीतिक सत्ता की बात नहीं आएगी, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक सब सारे पहलू जुड़ जाते हैं। इसलिए जब भी मैं प्रहार करने की कोशिश करता हूं तो मेरा सत्ता का तात्पर्य जो है उस परिस्थिति से होता है जिसमें हम जीते हैं, जिसके लिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। शुक्रिया शुक्रिया अंकल जी। सितम कर न कर हमसे औकात की बात। शुक्रिया बबलू भाई। सितम कर न कर हमसे औकात की बात, बेरहम वक्त के माथे पर इंकलाब है हम। सितम कर न कर हमसे औकात की बात, बेरहम वक्त के माथे पर इंकलाब है हम। धरा का सीना चीरे पर्वतों के गुरूर तोड़ दिए, चहु और जलमय को आतुर सैलाब है हम। साथियों, अगली कविता है मेरी। राष्ट्रवाद और फासीवाद के बीच के फर्क पे अपना विचार रखा हूं। अब देखना चाहता हूं कि आप सभी मुझसे कितना सहमत है। और यदि मैं सही जा रहा हूं तो ऐसे ही हौसला बनाए रखें। एक तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। टास्क इसलिए है कि आज एक महान क्रांतिकारी और कवि अवतार सिंह पास जी का जन्मदिन है।
और उनके जन्मदिन पे कोई भी कभी कुछ कहता है तो उससे काफी कुछ उम्मीदें रहती हैं। तो मैं आप सभी को निराश नहीं करना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं संतुष्ट करूं, आपको लगे कि हाँ, जनपक्षधर की कविता पढ़ी जा रही है। राष्ट्रवाद और फासिस्टवाद के बीच के फर्क मैं अपने शब्दों से कोशिश किया हूं आपके बीच उसको पेश कर रहा हूं मैं। हमें राष्ट्रवाद और फासीवाद के बीच के फर्क को समझना होगा। हमें राष्ट्रवाद और फासीवाद के बीच के फर्क को समझना होगा। हमें समझना होगा कि बेकसूरों की निर्मम हत्याओं, मासूमों पर क्रूरताओं, गरीबों के शोषण, कमजोरों के उत्पीड़न और मासूम बच्चियों के बलात्कार पर ओस की बूंदों की तरह पसरी हुई खामोशी राष्ट्रवाद नहीं, फासीवाद है। हमें राष्ट्रवाद शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। प्रशांत भाई, आप लगातार हौसला बढ़ाए हुए हैं मेरा। हमें राष्ट्रवाद और फासीवाद के बीच के फर्क को समझना होगा। हमें समझना होगा कि बेकसूरों की निर्मम हत्याओं, मासूमों पर क्रूरताओं, गरीबों के शोषण, कमजोरों के उत्पीड़न और मासूम बच्चियों के बलात्कार पर ओस की बूंदों की तरह पसरी हुई खामोशी राष्ट्रवाद नहीं, फासीवाद है। हमें राष्ट्रवाद और फासीवाद के बीच के फर्क को समझना होगा। हमें समझना होगा कि बेकसूरों की निर्मम हत्याओं, मासूमों पर क्रूरताओं, गरीबों के शोषण, कमजोरों के उत्पीड़न और मासूम बच्चियों के बलात्कार पर ओस की बूंदों की तरफ पसरी हुई खामोशी राष्ट्रवाद नहीं, फासीवाद है। हमें समझना होगा। हमें समझना होगा, नफरत के साये में पले लोग, अपनों के खून से रंगे हाथों में प्याले, जश्न के माहौल में डूबी उन्मत्त आंखें, वो बेरहम इरादों के बीच कौन आ गया है, माफी चाहूंगा। हाँ साथी, हेलो। हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं साथी? यहाँ पे वीडियो बफरिंग नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, 5 है। यदि आप सुन पा रहे हैं तो कृपया सहमति दें अपना। आप में से कोई हमें सुन पा रहा है तो सहमति दे अपना। हेलो। मुझे लगता है कि आप सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, यदि आवाज आ रही है तो मैं समझता हूँ कि आवाज ही काफी है। जरूरी नहीं है कि वीडियोग्राफी हो और मैं दिखूं, मेरी आवाज आप तक जाए, ये महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा, नफरत के साए में पले लोग, अपनों के खून से रंगे हाथों में प्याले, जश्न के माहौल में डूबी उन्मत्त आंखें, वो बेरहम इरादों के बीच चटकते कांच की तरह दम तोड़ता भाईचारा राष्ट्रवाद नहीं, फासीवाद है। शुक्रिया साथी पवन जी। हमें समझना होगा, नफरत के साए में पले लोग, अपनों के खून से रंगे हाथों में प्याले, जश्न के माहौल में डूबी उन्मत्त आंखें, वो बेरहम इरादों के बीच चटकते कांच की तरह दम तोड़ता भाईचारा राष्ट्रवाद नहीं, फासीवाद है। शुक्रिया साथी धीरज, बड़े भाई धीरज को हार्दिक आभार। थैंक यू मम्मी। हमें समझना होगा, लोगों के आकांक्षाओं के विरुद्ध जाकर, इन पंक्तियों पे विशेष ध्यान चाहूंगा। शुक्रिया साथी श्रेय। आखिरी पंक्तियां हैं, इस पे ध्यान चाहूंगा आप सबकी। हमें समझना होगा, लोगों के आकांक्षाओं के विरुद्ध जाकर बंदूक की नोक पर जीने को मजबूर करना, राष्ट्रवाद के नाम पर संवैधानिक रूप से मानवीय मूल्यों का हनन करना राष्ट्रवाद नहीं, फासीवाद है। शुक्रिया साथी पवन। हमें समझना होगा, लोगों के आकांक्षाओं के विरुद्ध जाकर बंदूक की नोक पर जीने को मजबूर करना, राष्ट्रवाद के नाम पर
संवैधानिक रूप से मानवीय मूल्यों का हनन करना राष्ट्रवाद नहीं, फांसीवाद है। और आज मौजूदा वक्त में आप सभी देख रहे हैं पूरे विश्व की हालत कैसी है। सत्ता पक्ष किस कदर जो है मेहनत कशों और आम जनता पर टूट कर पड़ रहा है, और उस चीज को इसमें दिखाने की कोशिश किया हूं मैं। अ, आप सुने इस चीज को। और एक तरह से मेहनत कशों और जो भी मजदूर भाई हैं, समाज का पिछड़ा वर्ग है, उनकी प्रतिनिधित्व करती हुई कविता है। और उनका इसमें प्रतिकार दिखेगा, आक्रोश दिखेगा, और एक ललकार दिखेगा सत्ता को। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीच में सही ढंग से रखूं। और मुझे उम्मीद है कि मैं काफी हद तक उनका पक्ष रखने में इस कविता से कामयाब हो पाया हूं। शुक्रिया अंकल जी। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है, यही काफी है, शुक्रिया। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। गौर फरमाइएगा। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? क्योंकि वे जानते हैं एक दिन हमारी निर्भीकता के आगे उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। फिर सुनिए। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? क्योंकि वे जानते हैं एक दिन हमारी निर्भीकता के आगे उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि वे जानते हैं हमारे नंगे कदमों के चाप क्योंकि वे जानते हैं हमारे नंगे कदमों के चाप और निहत्थे हाथों के थाप से उठे जय घोष से उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। फिर ध्यान चाहूंगा आपका। क्योंकि वे जानते हैं हमारे नंगे कदमों के चाप और निहत्थे हाथों के थाप से उठे जय घोष से उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। शुक्रिया साथी। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी, शुक्रिया साथी श्रेय। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? शुक्रिया। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? क्योंकि वे जानते हैं जिस दिन उनके सत्ता और ताकत का हमारे साहस से सामना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी अवधेश, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। क्योंकि वे जानते हैं जिस दिन उनके सत्ता और ताकत का हमारे साहस से सामना होगा, उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। धन्यवाद साथी संदीप। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन उनके सत्ता और ताकत का हमारे साहस से सामना होगा, उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके जानते हैं क्योंकि वे जानते हैं उनके अहंकार और घृणा से भरी हुई आंखें एक दिन हमारी आंखों के सामने बेबस होगी, तो उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि वे जानते हैं उनके अहंकार और घृणा से भरी हुई आंखें एक दिन हमारी आंखों के सामने बेबस होंगी, तो उनका अमरत्व का भ्रम टूट जाएगा। सत्ता, ताकत और अभेद्य सुरक्षा होते हुए भी वे हमसे डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? साथियों, आपको 8 मई का दिन याद होगा। इसी साल की बात है। सुबह की, जब जो है मालगाड़ी से हमारे मजदूर भाई कट के मर गए थे। सुबह को मैं लगभग 7 या 8 बजे जगा था। और जो है, जब समाचार में सुना था, एकदम मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद ये कविता निकला मेरे हृदय से। उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ठीक उसी समय लिखा हुआ था। जाने क्यों कल रात बामुश्किल नींद आई। जाने क्यों कल रात बामुश्किल नींद आई। आज सुबह 7 बजे बिस्तर से उठकर मोबाइल की स्क्रीन खोला ही था कि एक मालगाड़ी मोबाइल से निकलकर आंखों के रास्ते मन मस्तिष्क को चकनाचूर करते हुए सीने को रौंदती चली गई। शुक्रिया। जाने क्यों कल रात
बामुश्किल नींद आई आज सुबह। शुक्रिया बड़े भाई धीरज भाई। शुक्रिया साथी श्रेय। जाने क्यों कल रात बामुश्किल नींद आई आज सुबह 7 बजे बिस्तर से उठकर मोबाइल की स्क्रीन खोला ही था कि एक मालगाड़ी मोबाइल से निकलकर आंखों के रास्ते मन मस्तिष्क को चकनाचूर करते हुए सीने को रौंदती चली गई। आंखों के सामने मजदूरों के मांस के लोथड़े। शुक्रिया साथी अवधेश। आंखों के सामने मजदूरों के मांस के लोथड़े पटरियों पर पड़ी दो रोटियों को बेबस नजरों से निहारते हुए छटपटाने लगे। ध्यान चाहूंगा। आंखों के सामने मजदूरों के मांस के लोथड़े पटरियों पर पड़ी दो रोटियों को बेबस नजरों से निहारते हुए छटपटाने लगे और भूखी अंतड़िया सॉरी और भूखी अतड़ियां गिटियों को निगलने लगी हो जैसे। और और भूखी अतड़ियां गिटियों को निगलने लगी हो जैसे। बगल में पड़ी तेल की शीशी को जतन करने में नाकाम कटे हुए हाथ। आंखों के सामने मजदूरों के मांस के लोथड़े पटरियों पर पड़ी दो रोटियों को बेबस नजरों से निहारते हुए छटपटाने लगे। भूखी अतड़ियां गिटियों को निगलने लगी हो जैसे। बगल में पड़ी तेल की शीशी को जतन करने में नाकाम कटे हुए हाथ। पत्थरों के टुकड़ों के दरमियान छटपटाता कलेजा। जांघों से रूठे पांव। केहुनी कंधों से टूटे हाथ। ताउम्र जो भरोसेमंद रही वो सांसें चली गई। उन मजदूरों की कहानी दर्द इसमें बयां है। जांघों से रूठे पांव। केहुनी कंधों से टूटे हाथ। ताउम्र जो भरोसेमंद रही वो सांसें चली गई। और आखिरी पंक्तियां है। मोबाइल की स्क्रीन खोला ही था कि एक मालगाड़ी मोबाइल से निकलकर आंखों के रास्ते मन मस्तिष्क को चकनाचूर करते हुए अच्छे दिन के आस को, मन की बात को, सबका साथ सबका विकास के सारे उम्मीदों को धराशायी कर हर दावे और प्रतिबद्धता की खिल्ली उड़ाती चली गई। साथियों ध्यान चाहूंगा। मोबाइल की स्क्रीन खोला ही था कि एक मालगाड़ी मोबाइल से निकलकर आंखों के रास्ते मन मस्तिष्क को चकनाचूर करते हुए अच्छे दिन के आस को, मन की बात को, सबका साथ सबका विकास के सारे उम्मीदों को धराशायी कर हर दावे और प्रतिबद्धता की खिल्ली उड़ाती चली गई। जाने क्यों कल रात बामुश्किल नींद आई आज सुबह 7 बजे बिस्तर से उठकर मोबाइल की स्क्रीन खोला ही था कि एक मालगाड़ी मोबाइल से निकलकर आंखों के रास्ते मन मस्तिष्क को चकनाचूर करते हुए सीने को रौंदती चली गई। शुक्रिया। इजाजत हो तो एक दो और कविताएं पढ़ना चाहूंगा। आपको रेलवे स्टेशन का वो वारदात याद है जब एक माँ मर जाती है और उसका 3-4 वर्ष का बच्चा बेबस अपनी माँ का आंचल खींच रहा होता है। उस पे कविता लिखा हूं मैं। कविता का नाम है वह टूअर। टूअर शायद समझते होंगे आप लोग। वो बच्चा जिसका माँ बाप न हो, दुनिया में कोई न हो, प्राय उसी टूअर कहा जाता है। इनकलाब। शुक्रिया शुक्रिया साथी श्रेय। धीरज भाई बहुत बहुत आभार आपका। शुक्रिया साथी। शुक्रिया साथी मुकेश जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अंकल जी। साथी मुकेश, आपके द्वारा दिए गए इस अवसर के कारण मैं आज ये कविताएं रख पा रहा हूं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी जनपक्षधर कविताओं को लोगों के बीच में लाऊं। 2-3 साल पहले जो है 2-3 कवि सम्मेलनों में भाग लिया। उसके बाद जो है अ, इसकी कविताएं लिखना बंद कर दिया था। मेरी तलाश थी इनकलाब की कविताओं की, क्योंकि मैं वही कहना चाह रहा था और आज अपने आप को इसमें काफी हद तक कामयाब पा रहा हूं मैं। शुक्रिया साथी। शुक्रिया बड़े भाई धीरज जी। कविता का नाम है वह टूअर। एक डोर जो स्नेह की है, ममता की है, बंधा है जिससे,
बस उससे खींचा चला जाता है। एक डोर जो स्नेह की है, ममता की है, बंधा है जिससे, बस उससे खींचा चला जाता है। उसे क्या मालूम माँ जिंदा है या मरी पड़ी है, वो खोना पाना भी तो कहाँ जानता है। एक डोर जो स्नेह की है, ममता की है, और मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मेरी माँ भी मुझे सुन रही है। और एक माँ की पीड़ा क्या होती है माँ समझ सकती है, एक बेटे की पीड़ा क्या होती है बेटा समझ सकता है। उस 4 वर्ष के बच्चे को मैं देख रहा था। अब निश्चय ही उसके चेहरे पे बेबसी नहीं झलक रही थी, कारण ये कि वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ जिंदा है या मर गया है। लेकिन जो उसे देखकर हम पे बीत रही थी और आप जैसे साथियों पे जो बीत रही थी, उस चीज को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश किया हूं मैं। शुक्रिया साथी मुकेश। एक डोर जो स्नेह की है, ममता की है, बंधा है जिससे, बस उससे खींचा चला जाता है। उससे क्या मालूम माँ जिंदा है या मरी पड़ी है, वो खोना पाना भी कहाँ जानता है। उसे यकीन है माँ उठेगी, उठकर उसे सीने से लगाएगी। उसे यकीन है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसे यकीन है माँ उठेगी, उठकर उसे सीने से लगाएगी। इसी उम्मीद में मरी माँ के बदन से चादर खिंचता है, और खिंचता है वह टूअर, टूअर होना कहाँ जानता है। फिर ध्यान चाहूंगा साथी। उसे यकीन है माँ उठेगी, उठकर उसे सीने से लगाएगी। इस उम्मीद में मरी माँ के बदन से चादर खिंचता है, और खिंचता है वह टूअर, टूअर होना कहाँ जानता है। तो ये रही कविता साथियों। और अगली कविता काफी प्रतिकार इसमें भरा हुआ है, आक्रोश भरा हुआ है। और ये कविता पूरे दुनिया के तमाम सत्ता पक्ष के लिए है। उन सत्ता पक्ष के लिए जो आम आवाम मेहनत कशों पे जुर्म ढाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को रौंदते हैं, और संवैधानिक रूप से उन्हें जेलों में कैद किया कर दिया जाता है। यहां तक कि संवैधानिक रूप से उनको सूलियों पर चढ़ा दिया जाता है। और इस तरह की हत्याओं को मैं संवैधानिक हत्या मानता हूं मैं। तो उस चीज को इसमें दर्शाया हूं मैं। और साथ ही जो सामाजिक आर्थिक लूट है सत्ता पक्ष द्वारा, मैं उसको दिखाया हूं मैं। सुनिए। और ये कविता सिर्फ कविता नहीं है, ललकार है। ललकार है आम आदमियों की तरफ से, जो यह दिखा रहे हैं कि तुम्हारे जुर्म से कहीं ज्यादा हमारे हौसले मजबूत हैं। शुक्रिया साथी अवधेश। जो दर्शाते हैं कि सामने वाले के जुर्म से कहीं ज्यादा हमारे हौसले मजबूत हैं। तो सुने साथी, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारी अभिव्यक्ति को दबा दोगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारी अभिव्यक्ति को दबा दोगे, या फिर हमारे मन में उठने वाले विचारों पर पहरा लगा दोगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारी अभिव्यक्ति को दबा दोगे, या फिर हमारे मन में उठने वाले विचारों पर पहरा लगा दोगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी सामाजिक व राजनीतिक लूट को छुपाने के लिए, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी सामाजिक व राजनीतिक लूट को छुपाने के लिए हमें परंपराओं, मर्यादाओं और नैतिकताओं के अंधेरों में कैद कर भाईचारा, प्रेम और मानवीय मूल्यों के उजालों को आने से रोक दोगे। ध्यान चाहूंगा साथी, क्योंकि शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी सामाजिक व राजनीतिक लूट को छुपाने के लिए हमें परंपराओं, मर्यादाओं और नैतिकताओं के अंधेरों में कैद कर भाईचारा, प्रेम और मानवीय मूल्यों को उजालों को आने से रोक दोगे। तुम्हें क्या लगता है। शुक्रिया अंकल। तुम्हें क्या लगता है, अपने स्वार्थ, सत्ता व वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, तुम्हें क्या लगता है, अपने स्वार्थ, सत्ता व वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दिलों में नफरत का जहर घोलकर अपने ऊपर उठने वाले उंगलियों को संवैधानिक रूप से काट दोगे।
तुम्हें क्या लगता है अपने स्वार्थ, सत्ता व वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दिलों में नफरत का जहर घोलकर, हार्दिक आभार मम्मी। तुम्हें क्या लगता है अपने स्वार्थ, सत्ता व वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दिलों में नफरत का जहर घोलकर अपने ऊपर उठने वाले उंगलियों को संवैधानिक रूप से काट दोगे? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है फांसीवादी तरीकों से हमारा दमन कर, जेलों के चार दीवारों के पीछे फैले अंधेरों में हमें कैद कर हमारे फौलादी इरादों को तोड़ दोगे? तुम्हें क्या लगता है फांसीवादी तरीकों से हमारा दमन कर, जेलों के चार दीवारी के पीछे फैले अंधेरों में हमें कैद कर हमारे फौलादी इरादों को तोड़ दोगे? तुम्हें क्या लगता है? तो सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तो सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम मेहनतकशों को सूली पर भी चढ़ा दो, तो सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम मेहनतकशों को सूली पर भी चढ़ा दो, तो मरने के बाद हमारी उभरी हुई आंखें। तो सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम मेहनतकशों को सूली पर भी चढ़ा दो, तो मरने के बाद हमारी उभरी हुई आंखें। यकीनन फांसीवाद मुर्दाबाद होगा साथी, जब आप जैसे साथी रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। तो सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम मेहनतकशों को सूली पर भी चढ़ा दो, तो मरने के बाद हमारी उभरी हुई आंखें तुम्हारे काले साम्राज्य पर प्रश्न उठाएंगी। तो सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम मेहनतकशों को सूली पर भी चढ़ा दो, तो मरने के बाद हमारी उभरी हुई आंखें तुम्हारे काले साम्राज्य पर प्रश्न उठाएंगी, और मरने के बाद भी हमारी अडिगता। इंकलाब साथी श्रेय, लगातार आप जोश बनाए हुए हैं, मजा आ रहा है। मुझे भी मजा आ रहा है कि आप जैसे साथी मुझे सुन रहे हैं। अब मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई इतनी बड़ी लालसा भी नहीं है कि मुझे बहुत से लोग सुने। मेरी बस इतना लालसा है कि कुछ ही लोग सुने, जो जागे हुए हैं, जो समझ सकें। बस हमें उन्हें ही सुनाना है, और उन्हें भी सुनाना है जो जगने के लिए तैयार है, जो उठने के लिए तैयार है, जो जुर्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार है। क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, एक दीपक ही काफी होता है। क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, एक दीपक ही काफी होता है उसे चिरने के लिए। और मुझे पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप जैसे साथी हैं, तो हम इस घने अंधेरे को जरूर चीरने में कामयाब होंगे। तो सुनिए आप। तो सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम मेहनतकशों को सूली पर भी चढ़ा दो, तो मरने के बाद हमारी उभरी हुई आंखें तुम्हारे काले साम्राज्य पर प्रश्न उठाएंगी, और मरने के बाद हमारी अडिगता तुम्हारे अहंकार को चुनौती देगी। तुम्हें क्या लगता है तुम तब भी हमें कुचल दोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम तब भी हमें कुचल डालोगे, जब मरने के बाद हमारी उभरी हुई आंखें तुम्हारे काले साम्राज्य पर प्रश्न उठाएंगी, और मरने के बाद भी हमारी अडिगता तुम्हारे अहंकार को चुनौती देगी? तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी अभिव्यक्ति को दबा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभारी हूं कि आप हमें सुने। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही कुछ था। और एक बार पुनः कहूंगा कि क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पास के जन्मदिन पे हमको इतना कुछ कहने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जैसे श्रोतागण मिले, उसके लिए आभारी हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। सलाम साथियों।